नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं लावनी विनीत। तो शपथ के बाद संग्राम क्या होगा, आज इसी पर होगी खुलकर बहस, क्योंकि आज ही लोकसभा 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का शुभारंभ हो चुका है। आगाज बेहद हंगामेदार हो रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम जो सांसद हैं, खासतौर से एनडीए के, उन्होंने सांसद पद की शपथ लेनी शुरू की, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष हाथों में संविधान लिए सरकार पर हमलावर होता हुआ नजर आया है। आमना सामना होना था, पहला दिन था आज, और पहले दिन ही विपक्ष ने जिस तरीके के तेवर अपनाए, जिस तरीके से अपना अंदाज दिखाया है, वो ये बता रहा है कि शपथ तो हो रही है, लेकिन इन सब के बाद संग्राम की बारी है। इस बार विपक्ष ज्यादा संख्या के साथ, ज्यादा ताकत के साथ उभर कर आया है, और इसलिए बीते 10 सालों की तुलना में अब जो ये तीसरा टर्म है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति सरकार का, वो बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है। सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष पूरी तरह से हमलावर रहने वाला है। लेकिन इन सब के बीच में जहां विपक्ष के पास सरकार पर हमला करने के मुद्दे हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने ही अंदाज में विपक्ष को वो आपातकाल याद दिला दिया जो इस देश के इतिहास में काला धब्बा के रूप में देखी जाती है। और ऐसे में अब आपातकाल और संविधान दोनों को ही लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में टकराव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। प्रोटेम स्पीकर को लेकर टकराव तो सामने आ चुका है। अब क्या स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को लेकर भी यही परिस्थिति होगी, यानी आगाज अगर ऐसा है तो अंजाम क्या होगा, आज इसी पर होगी खुलकर बहस। मेरे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे आज के खास अतिथि, कराऊंगे उनसे आपका परिचय, लेकिन उससे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल और 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सबसे पहले बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री से सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेने का आह्वान किया। आज करीब 280 नवनिर्वाचित सांसद शपथ ले रहे हैं, जबकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत बाकी 260 सांसद कल शपथ लेंगे। लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में आज का दिन गौरवमय है, यह वैभव का दिन है। आजादी के बाद पहली बार हमारे अपने नए संसद में यह शपथ ग्रहण किया जा रहा है। अब तक यह प्रक्रिया पुराने संसद में होती थी। आज के इस महत्वपूर्ण दिन पर मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का स्वागत करता हूँ। संसदीय लोकतंत्र में आज का दिवस गौरवमय है, यह वैभव का दिन है। आजादी के बाद पहली बार हमारी अपनी नई संसद में ये शपथ समारोह हो रहा है। संसद सत्र के पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष ने हमेशा निराश किया है। आपातकाल लोकतंत्र पर एक धब्बा है। आज हम 24 जून को मिल रहे हैं, कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यह चुनाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजादी के बाद यह दूसरी सरकार है जिसे लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। उन्होंने मीडिया से कहा कि यह अवसर 60 साल के बाद आया है। जब लोगों ने तीसरे कार्यकाल के लिए किसी सरकार को चुना है, तो इसका मतलब उसकी मंशा पर मुहर है, उनकी नीतियों और उनके समर्पण पर मुहर है। मैं इसके लिए लोगों को धन्यवाद देता हूँ। यह चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण बन गया है कि आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने
अवसर दिया और ये अवसर 60 साल के बाद आया है। बात करें 18वीं लोकसभा की तो 18वीं लोकसभा के सदन का नजारा तो 18वीं लोकसभा के सदन का नजारा भी इस बार बदला हुआ होगा। अब तक सदन में कुछ बेंचों तक सिमटा रहने वाला विपक्ष इस बार लोकसभा में काफी मजबूत स्थिति में दिखेगा, जहां इस बार उनकी कुल संख्या 334 होगी। इनमें 99 सदस्य अकेले कांग्रेस के हैं। वहीं सदन में सत्ता पक्ष की संख्या 293 होगी। इसमें अकेले भाजपा के 240 सदस्य होंगे। लोकसभा सत्र में विपक्ष इस बार अपनी बढ़ी हुई शक्ति का एहसास कराने से नहीं चूकेगा। यही वजह है कि विपक्ष ने सत्र के पहले परीक्षा में गड़बड़ी, अग्निवीर और प्रोटेम स्पीकर जैसे मुद्दों को लेकर आक्रामक रुख दिखा सकता है। यही वजह है कि विपक्ष ने सत्र के पहले ही परीक्षा में गड़बड़ी, अग्निवीर और प्रोटेम स्पीकर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आक्रामक रुख दिखाया है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में भी सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में भी सत्ता पक्ष को विपक्ष घेरने की कोशिश कर सकता है। वैसे भी वह पहले ही सत्ता पक्ष के सहयोगियों को लोकसभा अध्यक्ष पद की मांग के लिए उकसाने में लगा हुआ है। और इस 18वीं लोकसभा में सांसदों की शपथ के दौरान भी इंडी गठबंधन के नेताओं ने संसद परिसर में संविधान की प्रति को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पहला संबोधन संसद से बाहर, उन्होंने अपने 4 मंत्रियों को साथ में रखा पर कोई भी एनडीए पार्टनर को नहीं रखा। प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी के दौर तो याद दिलाया, जो उन्होंने पिछले 3 टर्म में एटलीस्ट 3000 बार याद दिलाया होगा जनता को। पर जो एजुकेशन इमरजेंसी देश में लगी है, क्योंकि युवाओं से खासकर कह रहे हैं, आप याद रखिएगा, युवा आपसे पूछ रहे हैं कि जो देश में एजुकेशन इमरजेंसी लगी है, जहां पे एग्जाम रद्द हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है और आपसे और आपके एजुकेशन मिनिस्टर से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली जा रही है, ये कहाँ तक सही है? जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने मोबाइल हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती। जनता हमारे साथ थी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ थी और गांधी जी की यहाँ थी, यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। ऐसे में आज के रण क्षेत्र में सवाल है कि क्या 18वीं लोकसभा का सत्र शांतिपूर्ण चल पाएगा? क्या विपक्ष का विरोध प्रदर्शन संसद की कार्रवाई को करेगा भंग? हमारा सबसे महत्वपूर्ण सवाल सत्ता के संग्राम में कि कैसे चलेगा 18वीं लोकसभा का सत्र। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सवाल यही कि कैसे चलेगा ये सत्र, क्योंकि विपक्ष तो तीखे तेवर, तीखे अंदाज अपना चुका है। पहले दिन से ही जो आगाज हुआ है उसने बता दिया है कि विपक्ष अंजाम क्या चाहता है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री ये अपील करते हैं कि विपक्ष को समझदारी और जिम्मेदारी के साथ आगे चलना चाहिए। बेहतर तालमेल जरूरी है देश के विकास के लिए, लेकिन तालमेल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो क्या शपथ के बाद अब संग्राम की बारी आ गई है? आइए इसी के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अश्वनी शाही साहब हैं, बहुत स्वागत। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे पंडित राज शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अशोक यादव जी हैं, बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र स्वामी जी भी इस पैनल का हिस्सा है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले अश्विनी जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शपथ लेने से पहले, सांसद पद की शपथ लेने से पहले उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए बेहतर तालमेल की जरूरत होती है, सत्ता और विपक्ष के बीच में संतुलन, सामंजस्य की जरूरत होती है। लेकिन साहब यहाँ तो कोई तालमेल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो कैसे चलाएंगे ये पहला सत्र जो 18वीं लोकसभा का है? शाही साहब। जी लावणी जी, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि सामंजस्य बनाना चाहिए। सामंजस्य सड़क का अलग होता है, विपक्ष अगर सड़क पर है तो वहां कोई कानून नहीं होता है, सदन में होता है तो सदन एक नियम और गरिमा और कानून से चलता है। तो सामंजस्य बनाकर नीति और नियम पर वहां पर सवाल उठाना विपक्ष का काम है,
और जवाब देना सत्ता पक्ष का काम है। उनके कहने का तात्पर्य ये था, आप सड़क पर जाइए, सड़क पर कोई भी हंगामा करिए, कोई दिक्कत नहीं। मगर आज एक जो विपक्ष है, जो विरोधी दल है, इनका यह है कि किसी भी तरीके से हंगामा करते रहो, चाहे वो सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो। इसी अभी हम लोग 10 साल से हैं। आप बताइए, इस 10 साल के पहले हम 56 साल के कांग्रेस की सरकार की बात कर रहे हैं। जब हम विरोध में थे, सत्ता में हम नहीं थे, तब की बात मैं कर रहा हूं। कोई एक वाकया हमारे कोई भी साथी बता देंगे जिसमें सदन के, पार्लियामेंट के कुर्सी मेज पर चढ़कर और आसन के तरफ कुछ चप्पल, जूता, छोड़ दीजिए कागज, कुछ भी फेंकना हो, कभी वाकया हुआ है? नहीं हुआ है। वो एक मर्यादित सदन चला करता था। विरोधी हमेशा विरोध करेगा, लेकिन एक मर्यादा, सवाल करेगा, नियम कानून लागू होगा। यहाँ नियम कानून लागू नहीं होता है। आज खड़गे साहब ने बाहर क्या कहा, लावनी जी, बहुत अच्छी बात मैं कहने जा रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इमरजेंसी की याद दिलाई बाहर, तो खड़गे साहब का क्या बयान आया कि घोषित इमरजेंसी इस अघोषित इमरजेंसी से बढ़िया था। आज कंपेयर किया गया, वो घोषित इमरजेंसी ये था कि जब मीसा लगाकर कोई भी कुछ बोल दे तो उसको शीशा पिलाया जाता था जेलों में बंद करके। DIR में आम आदमी के सारे मौलिक अधिकार समाप्त थे, आदमी कोर्ट भी नहीं जा सकता था। संविधान का प्रियम्बल बदल दिया गया, जिसको बाबा साहब उसकी आत्मा कहते थे, 2 नए पन्ने जोड़ दिए गए थे। ये सारी चीजें उस इमरजेंसी में की गई थी, और ये लोग कहते हैं कि संविधान की हत्या हो रही है। और खड़गे साहब ने तो अंततः आज किस तरीके की प्रश्न ये है कि लोकतंत्र के 2 महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं। अगर सत्ता होती है तो विपक्ष की भी अपनी भूमिका होती है, और कई बार विपक्ष ही ये आरोप लगाता रहा कि विपक्ष को आपने बोलने का मौका नहीं दिया, 10 सालों तक तालमेल नहीं बैठ पाया। तो इसके लिए क्या खाली विपक्ष जिम्मेदार है, या फिर सत्ता पक्ष से भी कुछ भूल चूक हुई है? और अगर भूल चूक हुई है तो क्या इस बार जो शुरुआत हो रही है उस भूल चूक में सुधार किया जाएगा? क्योंकि जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की भी है तालमेल के साथ आगे बढ़ाने के लिए। ताली एक हाथ से केवल थोड़ी बजेगी। लावड़ी जी, एकदम आपने सही कहा, सत्ता पक्ष का काम होता है सदन चलाना। मगर अगर विपक्ष जो है कोई भी बहस बगैर नियम के करना चाहे, कोई भी बहस हो रही हो वॉकआउट करना चाहे, अपने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आए और जब बहस पर जवाब हो तो वॉकआउट कर जाए, तो भाई कैसे चलेगा सदन? ये तो सदन चलाना सरकार का काम है, हम मानते हैं। लेकिन विपक्ष क्या, नेता के साथ सदन के पहले बैठक होती है, नेताओं से एक सामंजस्य बनाने की कोशिश की जाती है। मगर यहाँ तो विपक्ष नहीं हो गया है, विरोधी हो गया है। अब विरोधी की तरह ये लोग व्यवहार करने लगे हैं। और देखिए किस तरीके से राहुल गांधी जी एक एरोगेंट की तरह आजकल बात करना शुरू कर दिए हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी उनके विरोधी हैं। सरकार बनने के बाद गांधी परिवार से कहीं से भी एक जो है, कहीं कोई किसी के लिए 2 शुभकामना के शब्द नहीं आए हैं। तो ये विरोध अंदर भी है, बाहर भी है। तो ये लोग जैसे चाहेंगे हम सदन चलाएंगे, हम कोशिश करेंगे सदन नियमों से चले। ये लोग अगर चलाने देंगे तो ठीक, नहीं चलाने देंगे तो जैसे चलता रहा ठीक चलेगा। पंडित राज शर्मा जी, महत्वपूर्ण ये है कि सरकार ये कह रही है, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि विपक्ष को जिम्मेदारी के साथ, समझदारी के साथ सदन चलाना चाहिए और जिम्मेदारी और समझदारी का परिचय देना चाहिए। सवाल ये है कि आज पहला दिन था, पहला दिन ही हंगामा जरूरी था? आज तो शुभारंभ था, अभी तो शपथ की बारी थी, तो इतना विरोध क्यों? पहले दिन ही विरोध क्यों? मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ लाभी जी। सबसे पहले कहूंगा, जब भी मैं अश्विनी शाही कहूँ तो इसका मतलब बीजेपी है, क्योंकि ये कभी कभी व्यक्तिगत ले लेती है। नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी तो किसी के लिए होगी भी नहीं इस डिबेट में। जैसे मैं अश्विनी शाही जी बोलूंगा तो वो बीजेपी है। ठीक है, ठीक है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अश्विनी शाही साहब को बोलने का तरीका ही नहीं पता, क्योंकि हम विरोधी नहीं है। विपक्ष पक्ष और प्रतिपक्ष होता है। आप विरोधी क्यों कहते हो भाई? अगर विरोधी कहना है तो प्रधानमंत्री की विरोधी पाकिस्तान को कहें, है? कोई विरोधी नहीं कहेंगे। आपको यह इजाजत नहीं दूंगा। अब आ जाइए दूसरी बात, क्या सारी जिम्मेदारी सदन को चलाने की क्या प्रतिपक्ष को, पक्ष को कोई मतलब नहीं? पक्ष को चलानी थी। अगर आज प्रधानमंत्री जी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कम से कम 30-40 जो माइक लगाए थे, वो
अगर उसके बाद अगर वो ये प्रधानमंत्री बन के अगर अपना भाषण देते तो अच्छा लगता, लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरे माननीय प्रधानमंत्री एक घर की जेठानी की तरह है। आज भी उन्हें इमरजेंसी 1975-74 में जो लगी थी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी इलेक्शन हारी थी। अपने पापों को छिपाने के लिए आप पूर्व में गलतियों का बताओगे? क्या मतलब है इसका? मतलब आप 50 साल, ये तो इन्हें याद है, आज उन्होंने एक लफ्ज बच्चों के लिए क्यों नहीं बोला? बच्चों के लिए बोल देते कम से कम। अगर हमारे मल्लिकार्जुन साहब ने कह दिया कि यह अघोषित इमरजेंसी है तो बीजेपी को दर्द होने लगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप देश को समझिए, देश की आत्मा को समझिए और देश के भविष्य को समझिए। एक दिन अभी 4 जून के बाद सब मस्त हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी मस्त हो गई है, बच्चों की कतई चिंता नहीं है। विपक्ष किसके लिए बनता है? एक पक्ष और प्रतिपक्ष। अगर हम विपक्षी पार्टी के नेता हैं तो हम किसके लिए हैं? कि अगर देश में कुछ अनहोनी हो रही हो तो हम सत्ता वाले लोगों को जगाएं। ठीक है, अगर हम कुछ बोलते रहे जैसे अभी ये थे, ठीक अभी मैं कह पंडित जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। आपने कहा प्रधानमंत्री कि आत्मा को समझने की जरूरत है, लोकतंत्र की आत्मा को समझने की जरूरत है, लेकिन लोकतंत्र की उसी आत्मा को तो आप लोग ठेस पहुंचाते हैं ना, जब बार बार सदन से बाहर जाते हैं, जब बार बार सड़क को चुनते हैं, संसद को नहीं चुनते, जब बार बार आप संविधान का हवाला तो देते हैं, लेकिन उसी संविधान को आधार बनाकर अगर कोई सांसद अंदर शपथ लेता है, उसके बाद जब बातें आती हैं सांसद की तरफ से, उन्हीं बातों को, उन्हीं प्रस्तावों को, उन्हीं पर्चियों को फाड़ देते हैं। तो फिर कोई कैसे मान ले कि आप संविधान का इतना ज्यादा सम्मान करते हैं? एक मिनट मेरी बात जी, देखिए मेरी बात सुनिए। आप एक अंपायर की तरह हैं, बायस होने का नहीं, मैं बायस नहीं हूं सर। मैंने अश्विनी जी से भी वही सवाल पूछा जो मुझे पूछना चाहिए था, और आपसे भी मैं बहुत जेन्युइन सवाल पूछ रही हूँ। मैं बिल्कुल बायस नहीं हूँ। मैं जवाब दूंगा। हाँ, दीजिए जवाब। मेरे साथ जो जवाब पूछेंगे मैं बिल्कुल पोलाइटली वे कहूंगा। हाँ, बताइए। प्रधानमंत्री मेरे देश के मुखिया हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज भी प्रधानमंत्री दुश्मन की तरह बोल रहे थे, हैं? आज भी दुश्मन की तरह बोलोगे आप शपथ लेने के बाद आपने एक सांसद की शपथ ली। मैं बार बार क्रिटिसिज्म में जीना पसंद नहीं करता, मगर कोई अगर अपना बिहेवियर कंट्रोलिंग पावर की तरह मैं बायस नहीं हूं, ना ही मैं बीजेपी की प्रवक्ता हूं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री इतने ज्यादा आप लोगों के विरोधी होते, राहुल गांधी के प्रति अग्रेशन दिखाते, तो सदन के अंदर आपने देखा कि उन्होंने राहुल गांधी को नमस्कार किया, अभिवादन किया है उनका। तो एक प्रधानमंत्री से आप क्या और उम्मीद रखते हैं? वो विनम्रता तो सबने देखी ना, उस तस्वीर को तो आप नजरअंदाज नहीं करेंगे। बहरहाल बोलिए जी। नहीं। अच्छा, राहुल जी ने भी अभिवादन किया, हाथ जोड़े, अखिलेश जी ने भी जोड़े। एक और बात बताऊं, लेकिन पहला हाथ किसका उठा? 2014 पहले प्रणाम के लिए हाथ किसका उठा? देश ने यह भी देखा, देश ने यह भी देखा कि पहली विनम्रता किसने दिखाई, देश ने यह भी देखा। बहरहाल आप अपनी बात कर लीजिए, फिर अश्विनी जी इसका काउंटर आंसर देंगे, फिर अशोक जी के पास। पाकिस्तान हावी हो जाएगा। लावनी जी, अगर हम विपक्ष और पक्ष अगर एक दूसरे के पहले कदम को सोचेंगे, एक दूसरे की ये सोचेंगे किसने किया, तो पाकिस्तान हावी हो जाएगा। हमें अपने लोगों को अब आप दो बात कर रहे हैं। अभी तक आप कह रहे थे, अभी तक आप प्रधानमंत्री को उनकी गरिमा, विपक्ष के प्रति क्या भूमिका होनी चाहिए, ये सब याद दिला रहे थे। जब मैंने उस तस्वीर का जिक्र कर दिया तो आप पाकिस्तान पर पहुंच गए। क्लियर हो जाइए सर, क्लियर हो जाइए। अश्विनी शाही जी से भी मैंने साफ साफ पूछा कि क्लियर हो जाइए, जिम्मेदारी आपकी थी साथ ले जाने की। अब आप क्लियर हो जाइए कि आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जी नहीं, मैं नहीं पहुंचता पाकिस्तान, तो आप पहुंच जाती। अश्विनी जी और पंडित जी को जरा आमने सामने कर दीजिए। अश्विनी जी काउंटर आंसर दे रहे हैं? लावनी जी देखिए, जल्दी से दे दीजिए, फिर अशोक जी के पास इस देश को अपना जागीर समझता है और अपने आप को उसकी जागीर समझता है, तो वो प्रणाम कैसे करेंगे? अरे भाई, प्रधानमंत्री है देश के और उम्र में भी उनसे बड़े हैं, तो कम से कम एक कहिए तो बनता है। वैसे बिना बुलाए जाकर गले पड़ जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन प्रणाम करने में नहीं है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो नियत दिखाई और उनको अभिवादन किया उनका। लेकिन चलिए, खैर कोई बात नहीं है, वो जागीरदारों का परिवार है, वो गांधी परिवार है, राजाओं का परिवार है, उस राजमहल में पैदा हुए लोग हैं, वो अभिवादन करना नहीं लेना। लड़का भी कहता है मेरा पेपर लीक करा दो। मगर एक बात बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो सदन में आज जो कार्यक्रम चल रहा है और कल भी चलेगा, उसमें उन लोगों ने शपथ भी लिया और प्रतिज्ञान भी किया, दोनों काम कर रहे हैं। लेकिन
ना उस शपथ की लाज रख रहे हैं ये लोग और ना उस प्रतिज्ञान की लाभ रख रहे हैं, इज्जत रखेंगे। अच्छा, ये लोग कौन होते हैं? लावणी जी, मैं टोकूंगा। ये लोग मतलब अब आज नहीं परसों से देखा जाएगा। अभी जहां इनको इन लोगों की पहुंच नहीं है। ठीक है अश्विनी जी, ये लोग मत बोलिए, प्रतिपक्ष बोल दीजिए, उनको आपत्ति है, ये लोग मत बोलिए। ये लोग वो प्रतिपक्ष चाहते हैं कि उनको प्रतिपक्ष बोला जाए। ठीक है आइए, ठीक है आइए, अशोक जी को जरा आप सुन लेते हैं। ठीक है पंडित जी, अश्विनी शाही साहब, आप दोनों को बड़ा मौका दे दिया। अब जरा अशोक जी भी आपके ही गठबंधन के साथी हैं। आइए 5 से 37 पर पहुंचे हैं और अखिलेश यादव इस बार जिस तरीके से उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है, अब वो केंद्र में राजनीति करते हुए नजर आएंगे। अशोक जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, क्या माने आगाज ऐसा है, अंजाम कहां तक लेकर जाएंगे आप लोग? पहला ही दिन था आज तो जी, पहला दिन था सत्र का। हाँ देखिए लावनी जी, बहुत सकारात्मक शुरुआत हुई विपक्ष के द्वारा आज पहले दिन में, क्योंकि विपक्ष आज संविधान की वो प्रति लेके गया था संसद भवन में जिस प्रति से देश की सरकार चलती है। पूरे 10 साल में आपने देखा होगा सबसे ज्यादा अगर डैमेज किसी पे किया गया, किसी को या किसी पे हमला हुआ है, तो वो हमला इसी संविधान पे हुआ है। ये देश का संविधान है, इसी पे हमला लगातार मोदी सरकार करती आई है। और जब देश पे के संविधान पे हमला होता है तो कहीं न कहीं देश की नागरिकता पे, देश के सामाजिक सौहार्द पर भी हमला होता है। और इस हमले का जवाब इस देश की जनता ने बखूबी देने का काम किया है कि वो इस देश के संविधान पे हमला कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस तरह से विगत 10 वर्षों में माननीय मोदी जी को प्रचंड बहुमत था, उस प्रचंड बहुमत के अहंकार में आकर के उन्होंने, आपने देखा होगा चुनाव में जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो आयोजित करवाते थे अपने हिसाब से, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे तो लगता है कभी कभी कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। ये अहंकार ही था, ये मोदी जी का अहंकार था। और इस अहंकार को सबसे पहले इसी काशी की जनता ने धूल दूषित करने का काम किया और दूसरा धूल दूषित करने का काम किया अयोध्या की जनता ने। तो हमारे विपक्ष के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, सभी लोगों ने बाबा साहब के संविधान की प्रतियां लिखी गई थी और एक सिंबॉलिक मैसेज दिया माननीय मोदी जी को कि मोदी जी 5 साल संविधान को आपको प्रणाम करके ही चलना पड़ेगा। संविधान के इतर अगर आप जा करके विपक्ष मुक्त भारत, लेकिन अशोक जी, आप लोग जिस संविधान का हवाला दे रहे हैं, जिस संविधान का हवाला दे रहे हैं, उसी संविधान को आधार बनाकर तो यूसीसी पर बात होती है। तब आप संविधान को पीछे कर देते हैं, एक वर्ग विशेष को, एक विशेष समुदाय को आप अपना वोट बैंक मानते हो, उन्हें संतुष्ट करने लगते हैं, विरोध करने लगते हैं। तो ये दो चेहरे कैसे? मुद्दा यही है, संविधान को या तो स्वीकार करिए, उसकी आत्मा को समझिए, केवल सेलेक्टिव अप्रोच मत रखिए कि यहां मुझे सहूलियत है, मैं संविधान उठा लूंगा, इसकी आत्मा के बारे में बात करूंगा, जहां मेरी राजनीति फिट नहीं होती है वहां मैं संविधान को पीछे कर दूंगा। ऐसे तो नहीं चलेगा ना साहब। देखिए, संविधान से ही जो आप यूसीसी की बात कर रही हैं, उसमें भी आप संवैधानिक तरीके से आप स्वस्थ बहस करिए लोकसभा में, आप स्वस्थ बहस करिए। आप ये बताइए कि जो देश के 3 कृषि कानून आए थे या कई ऐसे कानून आए देश में जो कि इसको बाईपास किया मोदी सरकार ने, स्वस्थ बहस नहीं किया पार्लियामेंट में। आज अगर देश में सबसे ज्यादा बाईपास किसी को किया गया है तो पार्लियामेंट को किया गया है। तो पार्लियामेंट को बाईपास करके आप इस तरह का ऑर्डिनेंस जल्दी से काउंटर आंसर दे दीजिए, फिर सुरेश स्वामी जी के पास। सबसे ज्यादा ऑर्डिनेंस लाने वाली यही मोदी सरकार है। तो आप देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को बाईपास कर रहे हो, उसके बाद आप संविधान में हमारा विश्वास है। ठीक है अश्विनी शाही जी, आपको जरा काउंटर आंसर देने दीजिए। हाँ, काउंटर आंसर दीजिए, फिर सुरेश जी के पास जाऊंगी। अशोक जी देखिए, हर चीज पर चर्चा की गई। आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब कृषि कानून था, सभी जो विपक्षी लोग थे बाहर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अचानक ओबीसी का एक बिल आता है, राहुल गांधी जी ट्रैक्टर से कूद के आते हैं जल्दी से ओबीसी बिल पर जो है वहां पर समर्थन करने के लिए आए ना। तो चर्चा जब नहीं हो रही थी, आप वहां नहीं थे तो कूद कर आए, क्योंकि आपके मतलब की चीज थी। और जैसे ही उस समय जब मणिपुर पर चर्चा करे प्रधानमंत्री जी तो आप भाग गए। दूसरी बात, आपने हमेशा संविधान का हवाला दिया, लेकिन राजीव गांधी जी की सरकार थी और आप ही ने सरिया को संविधान से ऊपर रखा। संविधान साहबानो केस में सरिया देश से संविधान से ऊपर हो गया। तो ये आप लोग संविधान को जब मन करता है तब नीचे कर देते हैं, जब मन करता है तो उसे ऊपर कर देते हैं। और एक सवाल, आखिरी सवाल, आज संविधान की किताब लेकर कांग्रेस के लोग भी थे और समाजवादी पार्टी के लोग भी थे।
समाजवादी पार्टी के लोग तो हमको लग रहा है संविधान की किताबें खरीदे थे, लेकिन मैं सवाल करूंगा कांग्रेस के साथी से कि जो राहुल जी के हाथ में लाल लाल है, वैसा संविधान देश ने कब देखा है और कहां देखा है? मुझे भी उसकी एक प्रतितीजा है, क्योंकि मुझे वो संविधान नहीं लग रहा है, वो सिर्फ ड्रामा लग रहा है। संविधान देखना हो तो समाजवादी पार्टी आज जो लेकर खड़ी थी उसको देखिए। ठीक है, पंडित जी जल्दी से 20 सेकंड में काउंटर आंसर। फिर सुरेंद्र जी आपके पास आ रही हूँ, 20 सेकंड में काउंटर आंसर जल्दी से। बात कह रहा हूँ कि हाँ, मैं इतनी बात कह रहा हूं कि अश्विनी शाही जी और मेरे बीजेपी और कांग्रेस में कितना अंतर है कि कांग्रेस के नेता को पटका डालने की जरूरत नहीं पड़ती। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जानता है कि कांग्रेस का प्रवक्ता है, और अश्विनी शाही जी पटका डाल के आते हैं क्योंकि ये झूठ बोलते हैं, इनको बताने की कोशिश पूरी होती है कि ये। और एक और बात कहता हूं, अगर सीखना है तो इंदिरा गांधी जी से सीखो। जब इंदिरा गांधी यूएस गई थी और यूएस में राष्ट्रपति को मटका तो आपके सहयोगी अशोक यादव जी हैं, उन्होंने भी डाल रखा है, उनको भी जरा देख लीजिए। वो तो समाजवादी पार्टी से है, आपके गठबंधन में है, उन्होंने भी मटका डाल रखा है। एयरपोर्ट पे जब इंदिरा गांधी जी आई, एयरपोर्ट पे जब राष्ट्रपति को ठुकरा के इंदिरा गांधी जी आई, तो उन्होंने एयरपोर्ट से अटल बिहारी वाजपेयी जी को फोन किया था, और अटल बिहारी वाजपेयी साहब इंदिरा गांधी जी के निवास पे पहुंच गए थे। ये होती थी पक्ष और विपक्ष की एकता। आप क्या जानोगे? आप, एक कहावत है ना पिक्चर की, आप क्या जानो दो चुटकी सिंदूर की कीमत। आप क्या देखिए, कम से कम हम शर्ट के 3 बटन खोल के थोड़े डिबेट करते हैं भाई। आप क्या जानो जनता को? आप लोग नकारे लोग हैं। थोड़ा संस्कारों का फर्क हो जाता है भाई, महिलाओं से खिलवाड़ करो। थोड़ा सा संस्कारों का फर्क हो जाता है कि आप 3 शर्ट के बटन खोल के आते हैं, हम लोग कब संस्कारों में बंधे हुए आते हैं। अभी देखिए आप चिल्लाना शुरू कर देंगे। अभी मैं शांति से हूँ, अंतर इतना ही है, भाजपा और कांग्रेस में अंतर इतना ही है। भारतीय जनता पार्टी संस्कारों में बंधी हुई पार्टी है, कांग्रेस के संस्कार नहीं है। ठीक है सुरेंद्र स्वामी जी, ठीक है, हमने तीनों ही पॉलिटिकल बॉडीज को सुन लिया। सुरेंद्र स्वामी जी, परंपरा संस्कारों तक अब बात पहुंच गई है। ठीक है, मैं आ रही हूँ पंडित जी, प्लीज सुरेंद्र स्वामी जी को भी बोलने दीजिए, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। आप तीनों की बातें वो सुन रहे थे बहुत देर से। खास तौर पर सुरेंद्र जी देखिए, परंपरा, संस्कृति, संस्कार, इनकी दुहाई दी जाएगी, और अभी तो पहला दिन है। अभी तो देखिए आने वाले 10 दिनों में कौन कौन से संस्कार टूटेंगे, क्या क्या परंपराएं टूटेंगी, ये सारा कुछ नजर आएगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जिस संविधान का हवाला दिया जा रहा था विपक्ष की तरफ से, विपक्ष के लोग आज संविधान की प्रति लेकर हाथ में आए। ये वही विपक्ष है, ये वही कांग्रेस है जो पूरी चुनावी दौर में संविधान की प्रति लेकर चुनावी दौर में भी उतरी और एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है कहने में कि जो नैरेटिव उन्होंने सेट किया उसका फायदा काफी हद तक विपक्ष को मिला है। विपक्ष इस बार ज्यादा ताकतवर बनकर संसद पहुंच चुका है, और ऐसे में क्या सरकार के लिए आने वाला समय अग्नि परीक्षा का समय होगा, मानते हैं आप? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो यह है कि जिसकी सरकार बनती है, सुरेंद्र जी की ऑडियो नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए सर, शायद आपने अनम्यूट नहीं किया है। नहीं, मैंने नहीं किया। आवाज नहीं आ रही आपको? सुरेंद्र सर बोलिए प्लीज, अभी कुछ बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, अब आ रही है, प्लीज बोलिए जी। मैं ये कह रहा था लावनी जी कि जो संविधान है वो संविधान हमारे एक गाइडिंग बुक है, उसमें कोई सैक्रोसैंक्टिटी नहीं है। इसलिए नहीं है कि अगर वो सैक्रोसैंक्ट होता तो आज वो संविधान वैसा ही होता जैसा हमने 1950 में लागू किया था। उस संविधान में 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। इसलिए ये कहना कि संविधान नहीं बदला जाएगा, संविधान को नहीं बदलने देंगे, संविधान को हम ये नहीं होने देंगे, ये सब है जिसके पास ताकत होगी, नंबर बल होगा, समय के हिसाब से ज़रूरत होगी, संविधान बदला जाएगा। अच्छे के लिए बदला जाएगा, बुरे के लिए बदला जाएगा, हर पार्टी उसको अपने हिसाब से देखती है। इमरजेंसी में भी संविधान बदला गया था। पहला संविधान का संशोधन नेहरू जी के समय हुआ था, जब आपकी जो फंडामेंटल राइट्स थे, राइट टू एक्सप्रेशन, उसी पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी को वहाँ से मतलब ये चलता रहेगा। मैं इसमें इसका कोई वो नहीं है, समय और काल के हिसाब से संविधान बदलता है, संविधान में संशोधन होते हैं। इसलिए किताब जो दिखा रहे हैं उन्होंने भी संविधान बदला है, और जिनको कह रहे हैं वो भी बदलेंगे अगर उन पे नंबर होगा और ज़रूरत होगी। अब दूसरी बात ये आती है कि संविधान बदलने से नैरेटिव बनाया, ये नैरेटिव खाली मीडिया में बनाया जा रहा है। एक उत्तर प्रदेश में बहुत इसका मामूली असर था, साइड इफेक्ट जिसको बोलते हैं।
अगर ये संविधान की इनका नैरेटिव चलता तो ये दिल्ली में नहीं चला, ये हिमाचल में नहीं चला, ये उत्तराखंड में नहीं चला, ये कर्नाटक में नहीं चला, ये उड़ीसा में नहीं चला, ये तेलंगाना में नहीं चला, ये नॉर्थ ईस्ट में नहीं चला, ये बिहार में नहीं चला, ये मध्य प्रदेश में नहीं चला, ये गुजरात में नहीं चला, एक यूपी में चला। और उसका मुख्य कारण था मायावती, क्योंकि मायावती इस चुनाव में लड़ती हुई नजर नहीं आई और इसलिए उनका जो 19% वोट हमेशा माना गया है कि मायावती का पक्का रहता है, उस वोट बैंक में डेंट हुआ। दलित और मुस्लिम उनको छोड़ के चले गए, उनका वोट बैंक 9.5% के ऊपर आ गया। आज उन्होंने खुद अपनी चर्चा में इस बात को कहा है कि भाई ये गलतफहमी फैलाई गई, उसकी वजह से ये हुआ, क्योंकि वो लड़ती हुई नजर नहीं आई। दलितों को लगा कि संविधान बदलेगा, हमारा आरक्षण चला जाएगा, वो उधर चले गए। इसलिए मैं नहीं मानता हूं कि पूरे देश में ये कोई नैरेटिव चला है। सारे देश के लोग बहुत समझदार हैं, सबको मालूम है कि संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, तो आप आगे भी मानते होंगे। हैं ना, इतना तो आप मानते हैं ना कि विपक्ष की जो ताकत है, बीते अगर 10 सालों की बात करें, वो ताकत ज्यादा बढ़ी है। और अगर ताकत बढ़ी है तो इसका जो परिणाम होगा सदन में देखने को मिलेगा, वो ज्यादा ताकत के साथ अपनी बातें रखेंगे। अब नहीं, आप बात पूरी करने दीजिए ना। आपने जो 2-3 सवाल पूछे, तो संविधान की तो ये बात हो गई। अब आपकी बात ये है कि भाई ताकत बढ़ी है, इसमें तो कोई देख, नंबर गेम है, सबको मालूम है नंबर गेम है। लेकिन जिस दिन से चुनाव के रिजल्ट घोषित हुए हैं, उसी दिन से सबको ये स्पष्ट है कि ये आने वाले 5 साल में किस तरह से लोकसभा और सरकार और विपक्ष के बीच में तनातनी रहेगी। उसमें कोई डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है, उसमें किसी के कहने उन्हें से ये सब कहने की बात है। आज टीजर था, आपने देख लिया कि आज क्या था संसद में, सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह था। खाली लोगों को शपथ लेनी थी, एमपीज को आना था, शपथ लेके चले जाना था। उसमें जब धर्मेंद्र प्रधान आए तो शेम 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 शेम, नीट नीट। अब मान लीजिए कल को दूसरे कोई आएंगे, कोई कहे पीएफआई, मुस्लिम लीग, पीएफआई। ये नहीं होता है। ये टीजर बता रहा है कि आने वाला समय क्या होगा। प्रोटेम स्पीकर में भी बिना बात का झंझट है। सबको मालूम है कि अगर सबसे अधिक सीनियर मोस्ट को बनाना था तो 2014 में अडवाणी बनने चाहिए थे, कमलनाथ क्यों बने? 2019 में मेनका गांधी बननी चाहिए थी, वीरेंद्र कुमार क्यों बने? क्योंकि ये एक कन्वेंशन रहा है कि जो एमपी लगातार सबसे ज्यादा बार बना है उसको सीनियर मोस्ट माना गया है। जो ब्रेक करके बने हैं, चाहे वो 8 टर्म बने हो, 10 टर्म मतलब बने, ये कोई नियम नहीं है, ये परंपरा है जिसका निर्वहन ये माना गया है कि जो सांसद लगातार सबसे ज्यादा बार चुन के आया है बिना ब्रेक के, उसको बनाया जाएगा। ठीक है पंडित राज शर्मा जी, देखिए नियम तो है नहीं लेकिन परंपरा है, और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए देखिए जैसा कि उन्होंने 2 उदाहरण भी दिया स्वामी जी ने। तो अगर प्रोटेम स्पीकर के रूप में आज भारतीय मेहताब जी को चुन लिया गया है, तो फिर विरोध किस बात का था? अभी तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को लेकर भी आगे क्या ऐसी ही परिस्थिति बन के चलेगी? थ्योरी अलग है, स्वामी जी की थ्योरी अलग है, सबकी थ्योरी अलग है। आपकी थ्योरी क्या है? कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम विपक्ष को साथ लेके चले। मैं ये कह रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर। मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी विपक्ष को साथ लेके चलने पड़ रहे हैं तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? मानने में क्या दिक्कत है? देखिए एक और बात, साथ लेने का एक मतलब थोड़ी है कि अपना पद आपको दे देंगे टीम से बाहर जाकर। स्वामी जी आप बड़े हैं से, मैं आपके लिए आपकी बात को काटना पसंद नहीं करता हूं, आप बोलिए। भाई पंडित जी जो बात है नियम की वो ये, आपके कमलनाथ को बनाया ना अडवाणी जी को सुपरसीड करके, ठीक है ये नहीं कहते मैं आपकी बात को काटूं। ठीक है स्वामी जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं लावनी जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, कंट्रोल पावर नहीं चलेगी। देश को कोई भी नेता नहीं चलाता, देश को ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, 10,000 ब्यूरोक्रेट दिए। अच्छा एक और बात है, अच्छा काम हो तो वो मोदी जी करते हैं, बुरा काम हो तो ब्यूरोक्रेट्स और कंसर्न मंत्रालय करते हैं। आप एक बात बताइए, अभी मैं किसी चैनल में बोल रहा था तो इनके साई जैसे प्रवक्ता बोल रहे थे, हैं तो है प्रधान जी, हालांकि उन्होंने प्रधान जी के लिए प्रधान जी नहीं बोला था, का प्रधान कहता तो है, मैंने उस पर ये ऑब्जेक्शन करा था, नहीं वो एजुकेशन मिनिस्टर है जी करके को, आप प्रधान जी कह रहे क्योंकि लीक हो गया पेपर।
अगर लीकेज बंद हो जाती तो प्रधानमंत्री जी कहते, रेलवे का एक्सीडेंट हुआ तो वैष्णो जी हैं, अगर मान लो वंदे मातरम को दिखाना झंडी तो मोदी जी हैं। देखिए नीट की या इस चीज को लेकर हम भी भारतीय जनता पार्टी से बहुत सवाल कर रहे हैं। कल हमने इस पर चर्चा भी बहुत बड़ी चर्चा की, हमने बहुत बड़ी चर्चा इस पर की, लेकिन जो मेरा प्रश्न था पंडित जी, जो मेरा प्रश्न था उसे समझिए। ठीक है, आप लोग निश्चित रूप से नीट को लेकर जो स्थिति है उस पर सवाल पूछा जाना चाहिए, सरकार की पहली जवाबदेही बनती है और उस पर हमने एक बड़ा डिबेट भी किया कल इस मुद्दे पर। लेकिन आज का जो मुद्दा है, खासतौर पर जो मेरा प्रश्न था, प्रोटेम स्पीकर को लेकर आपने विरोध किया, क्यों आपको आपत्ति है? भर्तृहरि महताब साहब को अगर चुन लिया जाता, आपने कहा ना कि थोपना नहीं चाहिए किसी चीज को, तो जिद भी नहीं करनी चाहिए किसी चीज पर। ये तो वही बात हो गई ना कि आप सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, फिर आप कहेंगे कि हमें विरोधी क्यों कहते हैं? हाँ, क्षमा बड़ों को चाहिए छोटन के उत्पाद। वो पक्ष है, हम विपक्ष है। पक्ष बड़ा हो गया, विपक्ष छोटा हो गया। इसमें बड़े छोटे की तो बात ही नहीं थी ना साहब, ये तो आप लोगों ने बना दिया, आपने इसको नाक का सवाल बना लिया। मैं कह रहा हूं ना, नाक का सवाल नहीं। प्रधानमंत्री जी ने अपनी आंख की अंगूरी बता दी। प्रधानमंत्री जी बुला लेते विपक्ष के नेताओं को, आइए जरा बैठ के बात करनी। और एक और बात बता दूंगा आपको, राहुल जी ने एक बात कही थी, जरा सी निगाहें हटकी और सरकार। अभी तक मैं नहीं मानता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से भी नहीं मानता हूं, क्योंकि बीजेपी की संसदीय दल की बैठक नहीं हुई है। अगर संसदीय दल की बैठक होती, लावनी जी, मैं आंख से आंख मिला के कहता हूं कि कुछ नए चुने हुए एमपी मोदी जी को कहते कि गुप्त मतदान होगा, उन्हें नेता। ठीक है, अश्विनी शाही जी जवाब दीजिए जल्दी से, फिर अशोक जी के पास जाऊंगी। संसदीय दल अश्विनी शाही जी, लावनी जी, कुछ जगह जो है परंपरा होती है, न कि कोई नियम होता है, और उसी परंपरा का निर्वहन किया गया। मैं अपने मित्र राज शर्मा जी से पूछना चाहूंगा, या अशोक भाई बता दें कि आज तक कभी भी विपक्ष का कोई प्रोटेम स्पीकर चाहे सभापति बनाया गया हो? अरे हमने तो 2004 में, 2014 में, 2019 में विपक्ष का नेता अधीर रंजन चौधरी को बनाया, उनको दर्जा दे दिया। वो हमारी अनुकंपा थी, हमने दिया ना, तो कौन सा जिद था? लेकिन 2004 से 14 तक देश में एक सलाहकार बनाया गया था, जो देश के प्रधानमंत्री से भी ऊपर रहती थी। यही घमंड हो गया, सोनिया जी से ऊपर रहती थी। वो कौन सी परंपरा थी भाई? वो तो नियम था ना, परंपरा थी। सबको तोड़कर इन लोगों ने प्रधानमंत्री से ऊपर उसको रखा। देश के नेताओं को नहीं, अगर मनमोहन सिंह जी तो हाथ मिलाने पहले पहुंची थी और मनमोहन सिंह जी ऐसे खड़े रहते थे, तो आपने वो भी देश ने देखा है कि सूचना सलाहकार समिति की अध्यक्ष एक और बात मुझे देना चाहिए, आप मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला भी कर सकते थे। हम जो कर रहे हैं, गांव का लड़का और एक तरफ बॉलीवुड का स्टार। इधर सुन लीजिए, मैं चैलेंज करता हूँ राज शर्मा को कि ये राहुल गांधी से कहें कि राहुल गांधी जी वहाँ सभापति के लिए एक प्रत्याशी खड़ा करें। राहुल जी खुद चुनाव लड़ की तुलना मेरे आदरणीय मनमोहन सिंह की चिन्ह, आप लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव राहुल जी लड़ जाए। 4 अंग्रेजी देखिए पंडित जी, वर्तमान में प्रधानमंत्री वो आपके भी प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री, आप देशवासी आपके भी प्रधानमंत्री हैं। आपको ठीक है टीस पहुंची, लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री जो देश के हैं उनके लिए भी आप अपमानित शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। अशोक जी जल्दी से आपका कमेंट ले लेती हूँ, फिर सबब का टाइम आ रहा है। अशोक जी, महत्वपूर्ण यह प्रोटेम स्पीकर को लेकर देखिए जो स्थिति बनी हुई है, क्या स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को लेकर भी ऐसी स्थिति आप लोग चाहते हैं? देखिए, क्या नहीं होना चाहिए कि सकारात्मक चर्चा हो, सकारात्मक शुरुआत हो? क्यों हर बार नकारात्मक शुरुआत? देखिए लावनी जी, प्रोटेम स्पीकर को लेकर के संविधान के अनुच्छेद 95(1) में जो प्रावधान है उसमें है कि राष्ट्रपति के अपने कैबिनेट के सलाह पे उसका नाम घोषित करते हैं। लेकिन जो नियम नहीं है वो नियम ये है, वो और वो परंपरा है, वो नियम नहीं है, वो परंपरा है कि सीनियर मोस्ट सांसद को बनाया जाता है, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो। तो अगर पहला प्रोटेम जो स्पीकर इस देश के थे वो गणेश वासुदेव थे, मुझे जहां तक याद है, गणेश वासुदेव पहले प्रोटेम स्पीकर थे हिंदुस्तान के, और आज जो भर्तृहरि महताब जी हैं, तो आज भर्तृहरि महताब जी से भी 2 टर्म ज्यादा सीनियर सांसद थे कोडिकुंडल सुरेश, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, जो कि दलित समुदाय से आते हैं। तो कांग्रेस पार्टी या विपक्ष को लोग यही चाह रहे थे कि अगर आप लोकतंत्र वो कह रहे हैं कि उसमें ब्रेक था इसलिए ये नहीं हो पाया। मैं सबक से पहले 20 सेकंड में, सिर्फ 20 सेकंड में ये जल्दी से बता दीजिए सुरेंद्र स्वामी जी, ये जो गैप और विदाउट गैप की कहानी चल रही है, नियम क्या कहता है?
जल्दी से सर 20 सेकेंड फिर नहीं, समझ करके। नियम तो कोई है ही नहीं। हाँ, कोई इसमें नियम नहीं है। जो परंपरा है वो ये है कि जो सीनियर मोस्ट सांसद होता है उसको प्रोटेम स्पीकर बनाते नहीं हैं। तो उस हिसाब से अब तो फिर सीनियर- के सुरेश जी को भी बनाया जा सकता था ना, अगर सीनियर मोस्ट की ही बात है तो। सीनियर मोस्ट में परंपरा, आप आगे सुनिए ना पूरी बात। जल्दी सीनियर से सर। मोस्ट में परंपरा ये है कि जो लगातार सांसद रहा हो। तो मैंने आपको उदाहरण दिया कि ठीक है, 8 लगातार होना चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। चलिए, समय की सीमाएं है, इसलिए इस चर्चा को यही खत्म कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे साथ जुड़े। कुल मिलाकर अगर देखें तो आगाज जिस तरीके से हुआ है, अंजाम क्या होगा इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। अग्निपथ अभी आगे बाकी है, लेकिन ये अग्निपथ क्या केवल सरकार के लिए ही है या फिर विपक्ष के लिए भी कुछ चुनौतियां होगी, देखना दिलचस्प होगा। नजर बनी रहेगी। फिलहाल रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।